नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी की पुस्तक साहित्य और इतिहास दृष्टि की भूमिका को पढ़ा। आज हम उसके खंड 1 साहित्य इतिहास लेखन की सैद्धांतिक समस्याएं के पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसका नाम है साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा विगत 3-4 दशकों से साहित्य चिंतन के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद समस्या बनी हुई है। साहित्य के इतिहास का स्वरूप तो विवाद का विषय है ही, उसकी आवश्यकता और संभावना को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया है। रूपवादी आलोचना के बढ़ते हुए प्रभाव के दौर में साहित्य इतिहास की असमर्थता या असमर्थ साहित्य इतिहास के दोषों की इतनी चर्चा हुई है कि उसे अनावश्यक और असंभव घोषित करना सरल हो गया। इतिहास से नाराज अनेक आलोचकों ने आलोचना में ऐतिहासिक संचेतना को अनावश्यक मानकर उसे समालोचना से बहिष्कृत करने का प्रयत्न किया और साहित्य सिद्धांत तथा व्यवहारिक आलोचना तक ही आलोचना को सीमित कर दिया। लेकिन कछुआधर्मी चिंतन प्रक्रिया का अंत यही नहीं हुआ। अब कुछ दार्शनिक आलोचक आलोचना और आलोचनात्मक सिद्धांत के बीच विरोध मानते हुए साहित्य सिद्धांत की अनिवार्यता को भी अस्वीकार करने लगे हैं। आलोचना को साहित्य के बोध और व्याख्या के लिए पर्याप्त कहकर या फिर साहित्य के बोध और व्याख्या के संदर्भ में इतिहास को अनावश्यक समझकर साहित्य चिंतन को आलोचना का पर्याय मान लिया है। साहित्य इतिहास के विरोधी आलोचक साहित्य की स्वायत्तता, साहित्य के सौंदर्य बोधीय मूल्य की शाश्वतता और सार्वभौमिकता के आधार पर ही साहित्य को अनावश्यक मानते हैं। एक और साहित्य चिंतन को दर्शन शास्त्र बनाने वाले आलोचक यदि इतिहास का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर साहित्य का विज्ञान विकसित करने के दावेदार भी है। साहित्य का दर्शन और साहित्य का विज्ञान निर्मित करने वाले आलोचक साहित्य के इतिहास का खंडन करके साहित्य की साहित्यिकता और आंतरिकता को बचाने के प्रयत्न में साहित्य की सामाजिकता की हत्या करने पर तुले हुए हैं। रचनाकार की ऐतिहासिक चेतना, रचना की अंतर्वस्तु, उसके कलात्मक रूप और उसकी मूल्यवत्ता को नियमित निर्धारित करती है। यह इतिहास विरोधी आलोचक भूल जाते हैं कि आज के ज़माने में, जैसा कि जी हार्टमैन ने लिखा है, साहित्य का इतिहास एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में नहीं बल्कि साहित्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। साहित्य का इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है और न अतीत की आराधना का मार्ग। वह न तो अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने का फल है और न ही वर्तमान के कटु यथार्थ के दंश से बचाने वाला कल्पनालोक। इतिहास न अतीत की अंधपूजा है और न वर्तमान का तिरस्कार। इतिहास वर्तमान की समस्याओं से बचाने का बहाना नहीं है। वह विकास, प्रगति और कर्म का निषेध नहीं है। साहित्य का इतिहास अतीत की विलुप्त रचनाओं और रचनाकारों के उद्धार का केवल साधन नहीं है। वह काल प्रवाह में अपनी कलात्मक अक्षमता के कारण अपने अस्तित्व की रक्षा में असमर्थ रचनाओं और रचनाकारों का अजायब घर नहीं है। वह न तो रचना और रचनाकार संबंधी तिथियों और तथ्यों का कोश है और न कविवृत संग्रह मात्र। वह किसी रचना को अपने काल का केवल ऐतिहासिक दस्तावेज या कीर्ति स्तंभ ही नहीं मानता, रचना को अपने युग के यथार्थ के प्रतिबिंबन का केवल साधन नहीं समझता और रचना की परंपरा, परिवेश और प्रभाव का विश्लेषण करके उसे भूल नहीं जाता। साहित्य का इतिहास केवल विचारों का इतिहास नहीं होता, वह संस्कृति के इतिहास का परिशिष्ट भी नहीं होता है। वह रचनाओं के कलात्मक बोध का बाधक नहीं,
साहित्य सिद्धांत निर्माण का विरोधी नहीं, आलोचना का दुश्मन नहीं है। वह केवल महान प्रतिभाओं और महान रचनाओं का स्तुति गायन भी नहीं है। वह रचनाओं और रचनाकारों का ऐसा जंगल नहीं है जिसमें रचना और रचनाकार की विशिष्टता या अद्वितीयता खो जाए। साहित्य का इतिहास न तो रचनाओं की केवल अंतर्वस्तु का इतिहास है और न मात्र रूपों का। वह रचनाओं की साहित्यिकता या पाठक की ग्रहणशीलता या शब्दों के विज्ञान का इतिहास नहीं है। वह रचना और रचनाकारों से संबंधित आलोचकीय प्रतिक्रियाओं का सारांश नहीं है और न मुक्त चिंतन के नाम पर वैचारिक दृष्टिहीनता का फल। वह न तो पुरातात्विक चिंतन है और न ही कलावादी आलोचना का विस्तार मात्र। वह साहित्य की धारणा और इतिहास की धारणा के मेल का फल नहीं है। साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, भाषा वैज्ञानिक और सौंदर्य शास्त्रीय सहानुभूत साहित्य अनुशीलन का सार संग्रह भी नहीं है। साहित्य के इतिहास का आधार है साहित्य के विकासशील स्वरूप की धारणा। साहित्य की निरंतरता और विकासशीलता में आस्था के बिना साहित्य का इतिहास लेखन असंभव है। साहित्य इतिहास के सभी प्रकार के विरोधी यह विश्वास करते हैं कि कला स्थिर रहती है, उसका सौंदर्य बोधीय स्वरूप स्थायी और शाश्वत होता है। कृतियों के कलात्मक मूल्य की शाश्वतता में विश्वास रखने वालों के अनुसार साहित्य इतिहास स्वतंत्र और पृथक रचनाओं की श्रृंखला मात्र रह जाता है। लेकिन जैसा कि रेने वेलेक ने लिखा है, साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास की पहचान करना। विकास की धारणा के भी अनेक रूप हैं। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में प्रगति की धारणा का बोलबाला था और उस प्रगति की धारणा की समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं साहित्य के संदर्भ में हुई है। प्रगति की दो धारणाओं ने इतिहास संबंधी चिंतन को प्रभावित किया है। ये धारणाएं हैं, एक है चक्रीय प्रगति की धारणा और दूसरी है रेखीय प्रगति की धारणा। चक्रीय प्रगति की धारणा के अनुसार साहित्य का विकास विश्लेषित करने वाले इतिहासकार किसी साहित्य परंपरा या एक विधा के विकास को उदय, उन्नति और ह्रास के पुनरावर्ती क्रम के रूप में समझते हैं। रेने वेलेक ने लिखा है कि चक्रीय प्रगति की धारणा का परिणाम यह हुआ कि साहित्य का विकास दो तत्वों के परस्पर संघर्ष का इतिहास या क्रिया प्रतिक्रिया का सिलसिला बनकर रह गया। यह संघर्ष सृजनात्मक और प्रतिबिंबात्मक, मौलिक और अनुकरणात्मक, स्वाभाविक और कृत्रिम अथवा स्वच्छंदतावादी और परंपरावादी प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष के रूप में समझा जाता था। साहित्य और कला के संदर्भ में प्रगति की धारणा की एक नई व्याख्या ऑर्थर कोयलेसलर ने अपने एक निबंध में की है। उनका विचार है कि विज्ञान या कला में प्रगति न तो पूर्ण रूप से होती है और न अनवरत। वह काल विशेष में एक सीमित अर्थ और निश्चित दिशा में होती है। कला में प्रगति के चक्र की 4 अवस्थाएं हैं, जैसा कि जीवन का नियम है। पूर्ववर्ती प्रभावशाली प्रवृत्ति के अस्वीकार और उसके खिलाफ भावावेश में विद्रोह से जीवन चक्र की शुरुआत होती है और नई दिशाओं की खोज प्रारंभ होती है। इस चक्र की दूसरी अवस्था में महान प्रतिभाओं की विजयों से उत्पन्न आशावाद और कभी कभी उन्माद की स्थिति होती है। महान प्रतिभाओं के अनुगामी नए उन्मुक्त क्षेत्र में अपनी क्षमताओं के उपयोग और क्रियान्वयन की संभावनाएं तलाशते हैं। यही प्रगति का चरमोत्कर्ष काल होता है और यही
नई अंतर्दृष्टियों की सुदृढ़ करने, नई तकनीकों और शैलियों को विकसित और परिष्कृत करने का काल होता है। तीसरी अवस्था में विकास की संभावित पूर्णता के बाद ही निराशा और हताशा की स्थितियां आती हैं। चौथी और अंतिम अवस्था में साहसपूर्ण प्रयोगों और अराजकता की स्थितियां होती हैं, जिससे नई क्रांति की भूमिका तैयार होती है, नई संभावनाओं की तलाश शुरू होती है और इस प्रकार चक्र पुनः प्रारंभ होता है। उनका विचार है कि साहित्य रचना की अंतर्वस्तु और रूप में क्रांतिकारी उत्थान पतन प्रासंगिकता के बदलाव के कारण होता है। कला के विकास में क्रांति, उसको सुदृढ़ करने, परिपूर्ण अवस्था की प्राप्ति, संकट और अंत में नई शुरुआत की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। साहित्य और कला के विकास की व्याख्या करने वाला एक अवयविक सिद्धांत भी है, जिसके अनुसार साहित्य या कला को सांस्कृतिक या सामाजिक विकास के अंग के रूप में विवेचित किया जाता है। इसके अनुसार साहित्य अपने समाज, युग और राष्ट्र की चेतना का अभिव्यंजक और विधायक होता है। भाषा के विकास सिद्धांत का भी साहित्य के इतिहास की विकासवादी धारणाओं पर प्रभाव पड़ा है। समानांतर विकास या रेखीय प्रगति की धारणा मानव समाज को एक लक्ष्य की ओर प्रगति करती हुई मानती है। साहित्य या कला का विकास इस लक्ष्य उन्मुख प्रगति का एक रूप है। सांस्कृतिक चक्रवाद में एक ओर लक्ष्यहीन गति पर बल दिया जाता है और दूसरी ओर सभ्यता को एक सजीव प्राणी की तरह जन्म लेने, प्रौढ़ होने और मर जाने की प्रक्रिया पर। रेखीय प्रगति की धारणा में अगर विकास प्रक्रिया के सरलीकरण की संभावना रहती है, तो चक्रवादी प्रगति की धारणा अंततः विकास की निरंतरता को ही खंडित करती है। कला और साहित्य की चक्रवादी व्याख्या पर सबसे अधिक प्रभाव हेगेल के कला दर्शन का पड़ा है। सांस्कृतिक चक्रवाद साहित्य और संस्कृति के युगांतकारी परिवर्तनों की व्याख्या करने में सक्षम है। साहित्य और कला के विकास की निरंतरता के अंतर्गत ही विभिन्न प्रवृत्तियों का उत्थान पतन चला करता है। इसलिए कला या साहित्य की मृत्यु की कल्पना से इतिहास के अंत की कल्पना भी जुड़ जाती है। तात्पर्य यह है कि साहित्य के विकास का लक्ष्य मानव समाज के विकास के लक्ष्य के संबंध है और कोई भी विकास लक्ष्यहीन नहीं होता। मानव समाज का इतिहास मनुष्य की प्रयोजन युक्त क्रियाशीलता का ही परिणाम है। साहित्य का इतिहास लेखन साहित्य में होने वाले परिवर्तन और निरंतरता के द्वंद्वात्मक विकासशील संबंध की व्याख्या से संभव होता है। साहित्य के इतिहास में संपूर्ण विश्व साहित्य की या किसी एक राष्ट्र के साहित्य की विशेष प्रवृत्तियों या रचना विधाओं की विकासशीलता को स्वीकार करने वाला साहित्य चिंतक साहित्य को एक गतिशील प्रक्रिया मानते हैं। दोनों तरह के हैं। ऐसे विचारक साहित्य को गतिशील प्रक्रिया मानने वाले विचारक वस्तुवादी और रूपवादी दोनों तरह के हैं। ऐसे विचारक साहित्य इतिहास में विकास की विशेष प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की कार्यप्रणाली की खोज करते हैं। साहित्य को गतिशील प्रक्रिया मानने वाले चिंतन के दो रूप हैं। कुछ विचारक साहित्य को पूर्ण स्वायत्त प्रक्रिया मानते हैं। वे साहित्य की रूप और वस्तु संबंधी रचनात्मक प्रवृत्तियों और अभिव्यक्तियों की विकासशीलता साहित्य में ही खोजते हैं। कुछ दूसरे विचारक साहित्य की सापेक्ष स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए उसकी विकास प्रक्रिया का अनुशीलन सामाजिक जीवन और यथार्थ की विकासशील प्रक्रिया के संबंध के रूप में करते हैं। साहित्यिक प्रक्रिया का यह समाज सापेक्ष अध्ययन साहित्य की ऐतिहासिक यथार्थ से संबंधता को महत्वपूर्ण मानता है। साहित्य के विकास के आवयविक सिद्धांत का एक नया रूप ग्रामशी के चिंतन
के आधार पर भी विकसित किया जा सकता है। आवयविक बौद्धिकों और प्रभुत्व की अवधारणा के आधार पर समाज की संपूर्ण बौद्धिक क्रियाओं की गतिशील प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में विवेचित करते हुए साहित्य के विकास को इन धारणाओं के आलोक में समझा जा सकता है। इससे एक और साहित्य का विकास के दौरान साहित्य की वर्गीय और विचारधारात्मक स्थिति का विवेचन संभव होगा, दूसरी ओर साहित्य की कलात्मक सत्ता का उद्घाटन भी। साहित्य के इतिहास में यदि किसी को स्वतः संचालित प्रक्रिया मानने वाले विचारक हैं तो उस विकास को सामाजिक ऐतिहासिक यथार्थ की विकास प्रक्रिया से अनुशासित प्रक्रिया मानने वाले विचारक भी है। साहित्य के विकास के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए एलेमर हैंकिन्स ने विकास के 7 नियमों की चर्चा की है। पहला है नवोन्मेष का नियम। इतिहास या साहित्य चिंतन की यह स्वीकृत सिद्धांत है कि रचनाकार नया सर्जन करके परंपरा में परिवर्तन करता है। नवीनता या मौलिकता रचनाशीलता की एक अनिवार्य विशेषता है जिससे साहित्य की परंपरा में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया चलती है। रूसी रूपवादियों ने नवीनता को अपने साहित्य सिद्धांत का केंद्र बिंदु बनाया था और प्राग स्कूल के यान मुकारावेस्की ने भी रूप संबंधी नवीनता को साहित्य के विकास में केंद्रीय महत्व का तत्व माना था। दूसरा है निरंतरता का नियम। साहित्य के इतिहास में नवीनता और निरंतरता में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। नवीनता और निरंतरता के में विरोध एकता विकास का संबंध भी होता है। नवीनता की शुरुआत शून्य से नहीं होती। परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा के संयोग से उत्पन्न नवीनता में एक प्रकार की निरंतरता होती है। सृजन और संरक्षण के माध्यम से ही विकास का इतिहास बनता है। तीसरा है घटाव बढ़ाव का नियम। साहित्य का विकास परंपरा और प्रतिभा, नवीनता और निरंतरता के बीच ही नहीं आंदोलित होता रहता है बल्कि विरोधी साहित्य प्रवृत्तियों, अभिव्यक्त रूपों और विशेषताओं के परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त साहित्य का विकास अभिव्यंजना के नवीन रूपों के अन्वेषण के साथ साथ वस्तुपरकता और आत्मपरकता, भावात्मकता और बौद्धिकता, शास्त्रीयता और स्वच्छंदवादिता आदि के बीच गतिशील होते हुए भी एक छोर के और कभी दूसरे छोर के निकट होता है। विकास के दौरान कभी एक प्रवृत्ति घटती है तो दूसरी बढ़ती है और इस प्रकार प्रवृत्तियों के घटाव बढ़ाव या उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है। चौथा है आवयविक विकास का नियम। आवयविक सिद्धांत के विवादास्पद होने के बावजूद इसके साहित्यिक प्रवृत्तियों, आंदोलनों, विधाओं और शैलियों के उद्भव, विकास और ह्रास की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। पांचवा है अत्यधिक परिपूर्णता का नियम। कलाकार की आकांक्षा अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभूतियों की पूर्णतम अभिव्यक्ति ही की होती है। नवीन अनुभव और विचारों के साथ साथ अभिव्यंजना के नए रूपों की तलाश होती है। पुराने रूपों में संशोधन होता है और नए रूपों का आविष्कार भी होता है। इस प्रक्रिया में अभिव्यंजना के रूपों का विकास होता है। नंबर 6 है पृथकीकरण और संश्लेषीकरण का नियम। साहित्य के विकास में यह एक सामान्य प्रवृत्ति है कि एक रचना रूप के विकसित होने के बाद रचनाकार नए अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए उस रूप में परिवर्तन करता है। एक अभिव्यंजक रूप का परिष्कार, संशोधन करके या उसे दूसरे रूपों के साथ संयुक्त करके नए रूपों का विकास करता है। एक अभिव्यंजना रूप कुछ विशेष प्रकार के अनुभवों की व्यंजना के लिए निर्मित होता है, लेकिन कभी कभी नए अनुभवों की व्यंजना के लिए पृथकीकरण और संश्लेषीकरण के माध्यम से उसका रूपांतरण किया जाता है। 7वां नियम है संचयन का नियम। लोक संस्कृति
में साहित्य और कला के रूप में प्रयुक्त और अप्रयुक्त होने के कारण काल प्रवाह में खो जाते हैं। मानवीय स्मृति कुछ सीमित क्षमता के कारण धीरे धीरे पुराने रूपों, विषयों, पद्धतियों का स्थान नए रूप और विषय ले लेते हैं। लेकिन लिखित साहित्य में विभिन्न कारणों और तरीकों से पुराने का संचयन और संरक्षण संभव होता है और परवर्ती रचनाकार उनका सृजना उपयोग करते हैं। साहित्य की विकासशील प्रक्रिया में नई प्रवृत्तियों के उदय, पुरानी नई प्रवृत्तियों के संघर्ष, नए प्रयोग और परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता का क्रम चलता रहता है। साहित्य की विकास प्रक्रिया के अंतर्गत क्रियाशील आंदोलनों, परिवर्तनों और नवीन प्रयोगों के संबंध का विवेचन साहित्य इतिहास में होता है। साहित्य में परिवर्तन और आंदोलनों से नवीन प्रयोगों की संभावना उत्पन्न होती है और साथ साथ निरंतरता मानव चेतना और मानव समाज की एक विशेषता है। मानव चेतना और साहित्य में पूर्ण परिवर्तनशीलता की संभावना को स्वीकार करने पर इतिहास लेखन असंभव होता है और परिवर्तनों के अभाव में इतिहास लेखन निरर्थक। किसी काल के साहित्य में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता जो अतीत और भविष्य से पूर्णतः विच्छिन्न हो। रचनात्मक परिवर्तनों, चिंताधाराओं, सौंदर्यबोधीय मूल्यों और साहित्य मूल्यों की विकासशील परंपरा में परिवर्तन और निरंतरता का द्वंद्वात्मक गतिशील संबंध होता है। यहाँ तक कि क्रांतिकारी परिवर्तनों के बीच भी एक विकासशील निरंतरता होती है। हर नया आंदोलन अतीत से मुक्ति की बात करता हुआ भी नया होने के बावजूद इतना नया नहीं होता कि अतीत से उसका कोई संबंध ही न हो। कई बार नवीन प्रवृत्तियाँ पुरानी प्रवृत्तियों का निषेध करती हुई भी उससे काफ़ी कुछ ग्रहण कर लेती हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में क्रांति सामाजिक क्रांति की तरह ही अतीत के बोझ और बंधन से मुक्त होकर भी अतीत के जीवंत और मूल्यवान दाय को आत्मसात करती है। साहित्य और कला के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद निरंतरता के कारण मानव चेतना और मानव स्वभाव की निरंतरता, मानव समाज की निरंतरता और रचना माध्यमों की निरंतरता, साहित्य की परंपरा का संबंध एक ओर सामाजिक परंपराओं से होता है तो दूसरी ओर भाषा की परंपरा से। सामाजिक जीवना अनुभव और भाषा का गतिशील संबंध ही साहित्य में परिवर्तन और निरंतरता की संबद्धता का कारण है। साहित्य के इतिहास में विचारणीय विषय अगर एक ओर परिवर्तन और निरंतरता का संबंध है तो दूसरी ओर नवीन प्रयोगों की विशिष्टता और परंपरा का संबंध भी है। माइकल एच ब्लैक ने लिखा है कि साहित्य में एक महत्वपूर्ण समस्या अभिनव प्रयोगों की विशिष्टता है और दूसरी समस्या विकास के बावजूद निरंतर गतिशील परंपरा के अंतर्गत घटित होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप है। परंपरा और प्रयोग के संबंध पर प्रयोगवाद के संबंध में पर्याप्त लिखा गया है। फिर भी यह कहना जरूरी है कि केवल रूप संबंधी प्रयोग ही विचारणीय नहीं हैं, बल्कि वस्तु संबंधी प्रयोगों का स्वरूप भी विचारणीय है। चौंकाने वाली आत्यंतिक मौलिकता से उत्पन्न नकेनवाद जैसे प्रयोग साहित्य के विकास में योगदान करने के बदले शीघ्र ही इतिहास की चीज़ बन जाते हैं। वस्तु या रूप संबंधी वही प्रयोग सार्थक है जो नए प्रयोगों के लिए प्रेरक बन सके। कार्ल पॉपर जैसे इतिहास के कट्टर विरोधी आधुनिक भाववादी दार्शनिकों की बात को अगर उपेक्षणीय मान लिया जाए तो भी यह सच है कि साहित्य इतिहास के विरोधी और समर्थक विचारक यह मानते हैं कि साहित्य का इतिहास और साहित्य के अनुशीलन की ऐतिहासिकता
पद्धति दोनों एक ही नहीं है। यह एक तथ्य है कि साहित्य इतिहास के विरोधी साहित्य के संदर्भ में ऐतिहासिक चेतना या ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि को आवश्यक मानते हैं। ऐतिहासिक पद्धति के सारे दोष साहित्य इतिहास के मत्थे मंड देते हैं। उनके अनुसार ऐतिहासिक प्रणाली में रचनाओं की उपेक्षा होती है, तथ्यों और तिथियों पर बल दिया जाता है, स्रोतों की खोज की जाती है, आलोचना जीवनी परक हो जाती है और कला बोध की हानि होती है। ऐतिहासिक पद्धति में इतिहास की धारणा प्रमुख बनी रहती है और साहित्य की धारणा गौण हो जाती है। साहित्य इतिहास के अनुशासन से अनुशासित होने लगता है, फलतः इतिहास और आलोचना का अलगाव अनिवार्य हो जाता है। ऐतिहासिक पद्धति में अतीत की तथ्यपरकता में साहित्य खो जाता है और अध्ययन का विषय साहित्य नहीं केवल इतिहास रह जाता है। ऐतिहासिक पद्धति ऐसे परिवर्तनों की व्याख्या करने में सक्षम है जो परंपरा से नहीं रचनाकारों की प्रतिभा से उत्पन्न होते हैं। ऐतिहासिक पद्धति ऐसे विचार प्रक्रिया का परिणाम है जो समाज विज्ञानों से पैदा हुई है। यद्यपि राहव ने ऐतिहासिक पद्धति से सृजनात्मक ऐतिहासिक दृष्टि का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, सृजनात्मक ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और निरस ऐतिहासिक दृष्टि में अंतर होता है। निरस ऐतिहासिक दृष्टि में परिश्रम पूर्वक स्रोतों की खोज और तथ्य संग्रह की यांत्रिक प्रवृत्ति प्रमुख होती है। यह अपने सर्वोत्तम रूप में उपयोगी दस्तावेजीकरण है और निकृष्ट रूप में पुरातत्ववादिता। उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति को ऐतिहासिक तथ्यों पर निर्भर और ऐतिहासिक तथ्य को तटस्थ आंकड़े मात्र माना है। किसी रचना की ऐतिहासिकता रचना से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों का कुल योग मात्र नहीं है।